Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to next lecture of Electronics 2. Last lecture was about the enhancement type MOSFETs, in which we studied the basics of E-MOSFETs, its construction, and we noticed that the channel is missing in this type of MOSFETs. In fact, due to the operating conditions, the MOSFET builds its, or we must say induces its channel, and it disappears if those specific conditions are eliminated, when those specific conditions are eliminated. तो यहाँ पर हमने ये इसका इंडक्शन का फिनोमेना देखा था कि किस तरीके से इंड्यूस हो रहा होता है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इस चैनल की जो विड्थ है वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अवेलेबल एट ड्रेन एंड गेट. तो ड्रेन और गेट का जो पोटेंशियल है उसको इक्वेशन 6.13 से गिवन है, और चूँकि यहाँ पर एक पीएन जंक्शन भी बन रहा था इसलिए यहाँ पे एक मौजूद है हमारे पास डिप्लीशन रीजन, और वो डिप्लीशन रीजन भी लाजमन अफेक्ट होता है पोटेंशियल अप्लाइड पर. जो ड्रेन और गेट पर पोटेंशियल हैं उनकी वजह से रिवर्स बायस पोटेंशियल अक्रॉस पीएन जंक्शन चेंज होता है, और उस चेंज की वजह से जैसे इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी वेरी करती है. तो लास्ट में हमने इस VDS का इम्पैक्ट देखा था, और अल्टीमेटली हम ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करने के काबिल हो गए थे. तो आज का लेक्चर में हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है. हमने लास्ट लेक्चर में जो आखिरी इम्पॉर्टेंट बात देखी थी वो ये थी कि यहाँ पे अब जो ई चैनल मॉसफेट है, ई चैनल मॉसफेट, ई टाइप मॉसफेट है, जो ये बेसिकली शॉकले इक्वेशन को फॉलो नहीं करता. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द शॉकले इक्वेशन, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ही कम्प्लीटली डिफरेंट है. और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होने का एक और इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट था वो ये था कि प्रीवियस दोनों टाइप में, JFET में और डी मॉसफेट्स में, हमारे पास गेट टू सोर्स सप्लाई को नेगेटिव रखना होता था. इन केस ऑफ डी मॉसफेट हम इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग ऑपरेशन था वो नेगेटिव वैल्यू से था, जबकि यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चैनल ही इंड्यूस नहीं हो सकता. तो अब हमने इसकी डिवाइस के लिए इक्वेशन देखनी है फॉर द लेवल ऑफ VGS ग्रेटर देन VT. VT हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उस वोल्टेज को कहा था, VGS की उस वैल्यू को कहा था जिसके बाद आपकी डिवाइस कंडक्शन सैचुरेशन रीजन में चली जाती है. यानी कि ये जो पॉइंट था, फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट पर ये आपकी डिवाइस VDS की वैल्यू जब 6 वोल्ट हो जाती है तो ये डिवाइस सैचुरेशन में चली जाती है. तो इस वैल्यू ऑफ VGS को आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह रहे थे. ठीक है, मैं इसकी डेफिनीशन को रिपीट किए देता हूँ. The level of VGS that results in significant increase in drain current is called the threshold voltage and is given by the symbol VT. कि जिसके बाद, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद ये चैनल इंड्यूस होता है, और उस इंडक्शन की वजह से, इंड्यूस चैनल की वजह से अब कंडक्शन स्टार्ट होती है. उससे पहले आपका जो कोई करंट अगर है भी तो वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से लीकेज करंट टाइप की चीज़ है, कोई सिग्निफिकेंट करंट फ्लो नहीं करता. तो इस लिहाज से आपका ये जो सेचुरेशन करंट है, VDS सेचुरेशन वोल्टेज अगर आप कहते हैं तो वो 6 वोल्ट है, और इस VGS की इस वैल्यू के बाद आपके पास जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करता है. अब ये यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आपके पास VGS की वैल्यू अगर +8 आ रही है तो आपका जो
VDS सेचुरेशन है वो 6 वोल्ट है। जब VGS की वैल्यू अगर आपने 7 वोल्ट अप्लाई किया है तो VDS सेचुरेशन की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी रिड्यूस्ड है, उससे कम है। फिर इसी तरीके से 6 के लिए करते करते आपके ये तमाम वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ये जो डॉटेड या डैश लाइन कर्व है इसको लॉकस ऑफ VDS सेचुरेशन कह रहे हैं। VDS सेचुरेशन को अगर आप डिफरेंट VGS की वैल्यू पर कनेक्ट करते जाएं तो आपके पास VGS सेचुरेशन की वैल्यूज़ यहाँ पर प्लॉट होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट जो आज हमने देखना था वो ये था कि जेनेरिक इक्वेशन अगर हम देखें तो VGS ग्रेटर देन VT के लिए तो ID एक कांस्टेंट के VGS माइनस VT होल स्क्वायर, तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन बनती है जो कि हमें ID और VGS के रिलेशनशिप को बताती है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे चूँकि स्क्वायर टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी और नॉन लीनियर इक्वेशन है। ID और VGS का रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा। एंड ये हमें पता होना चाहिए कि ID और VGS का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में होता है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में नहीं होता। तो अभी हम अगले स्टेप में उसकी तरफ बेसिकली जा रहे हैं। तो बीइंग स्क्वायर टर्म, अच्छा ये हो चुका है कि ये नॉन लीनियर है। द के टर्म इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिवाइस। तो के बेसिकली डिवाइस की कंस्ट्रक्शन के बेस पर एक कांस्टेंट है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमें डेटा शीट में डिवाइस का ID ऑन और VGS ऑन ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक डिवाइस के लिए हमें जब हम उसकी डेटा शीट देखेंगे तो सेचुरेशन करंट या ऑन करंट फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ VGS, अभी इस प्रीवियस कर्व में आप देख रहे हैं कि 8 वोल्ट होगा तो ऑन करंट ये होगा, अगर 7 वोल्ट है तो ऑन करंट आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 के लगभग है, 6 वोल्ट अगर VGS है तो आपका जो सेचुरेशन करंट है वो 4.3 मिली एम्पियर या 4.5 मिली एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली बनता है। तो किसी एक वैल्यू के हिसाब से आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और उस डिवाइस की थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी आपको गिवन होगी। तो बेस्ड ऑन दीज आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि जब 10 मिली एम्पियर है और VGS ऑन 8 है तो आपके पास जो और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 है, ये इसी उसके साथ रिलेटेड है। VGS जब 3 से नीचे आएगा 2 हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो उस वक्त कोई भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही आपने 2 से ऊपर VGS की वैल्यू इंक्रीज़ की तो कुछ ना कुछ ड्रेन करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन की। तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ हमें के की वैल्यू 0.278 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर मिलती है। सो अ जनरल इक्वेशन फॉर ID फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 6.35, ये बात ध्यान नशीन कर लें कि ये जो 0.278 मिली एम्पियर पर स्क्वायर्ड वोल्ट है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए वैलिड है क्योंकि हमने वैल्यूज़ इस डिवाइस की इस्तेमाल की हैं। अगर हम किसी दूसरी डिवाइस की, जैसे आगे कोई एग्जांपल आ सकती है, तो हम अगर किसी दूसरी डिवाइस की यूज़ करते हैं तो हमें ये जो के कांस्टेंट है ये डिफरेंट मिलेगा। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ये डिवाइस की कंस्ट्रक्शन पर मुनहसर होता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। द के कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवाइस। तो ये कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, उसमें डोपिंग का लेवल क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, किस VGS पर कितना ऑन करंट फ्लो करता है, तो ये कंस्ट्रक्शन पर मुनहसर चीज़ होती है। तो बहरहाल अगर आपके पास VGS की वैल्यू लेटेस्ट से 4 है, अब ID की वैल्यू उसके लिए 1.11 मिली एम्पियर होगी। अगर आप इसको देख लें यहाँ से तो ये ID की वैल्यू 1.11 मिली एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली है। अब आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास थ्रेशोल्ड पर 0 हो जाता है और इस तरीके से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट है जी इसमें कि हमारे पास जो ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई मॉसफेट, तो अब हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर ड्रा करना चाहें तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि हम हर
सेचुरेशन करंट या ऑन स्टेट करंट ID ऑन के अगेंस्ट पॉइंट्स प्लॉट करते जाएं। हमें ये पता है कि ये 8 वोल्ट पर है, तो हम 8 वोल्ट पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। VGS जब 7 है तो उस वक्त करंट अप्रॉक्सीमेटली 7 है, लिहाजा ये 7 पर पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली जब VGS 6 है तो हमने 6 पर मार्क कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से चलती रहेगी। इन दी एंड हुआ ये कि अब जब 3 था फॉर एग्जांपल, तो 3 पर ये बहुत ही कम करंट था, हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया, और हमारा चूँकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसलिए इस पॉइंट पर ज़ीरो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व है वो बन जाएगी। अब इसको अगर हम ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व को देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक कर्व्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन JFET और DMOSFET। इसमें मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि ये एक तो ऑन द राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड पर नहीं है। वो दोनों करेक्टरिस्टिक कर्व ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पर होती थी। फॉर एग्जांपल DMOSFET के केस में राइट साइड पर भी आती थी जब इन्हांसमेंट मोड उसमें होता था, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बहरहाल नेगेटिव VGS की वैल्यू से स्टार्ट होता था। दूसरा ये होता था कि हमारा जो वोल्टेज है, ये करंट फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ VGS ज़ीरो नहीं होता था। वहाँ पर जैसे ही हम कोई VGS की वैल्यू अप्लाई करते थे तो करंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी चैनल मौजूद होता था। अब इस केस में हमने चैनल को इंड्यूस करने के लिए भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ वोल्टेज जो है वो उस चीज़ में कंज्यूम हो रहा होगा कि चैनल इंड्यूस हो। तो इसलिए कुछ स्टार्टिंग जो वोल्ट्स आपने अप्लाई किए हुए हैं वो वोल्ट्स आपके करंट को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि वो चैनल को इंड्यूस करने में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सारी डिस्कशन है ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमें ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करने के लिए जो ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व अवेलेबल ना हो तो फिर कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास यही जो इक्वेशन है ये भी एक यूज़फुल इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि K कांस्टेंट की वैल्यू इसने यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर दी हुई है। द ट्रांसफ़र कर्व क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये जो हमारी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व है ये मैंने अभी पहले बता दिया कि ये बहुत डिफरेंट है प्रीवियस कर्व से, और मेजर डिफरेंसेस क्या है कि ये VT के बाद बढ़ना स्टार्ट हो रही है, ना कि VGS की जो मिनिमम वैल्यू है उसके बाद। इस VT से पहले आपकी जो करंट है वो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अब इसमें यह है कि अगर हमारे पास हमने प्लॉट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक कोई स्पेसिफिक मॉसफेट है, उसमें K की वैल्यू ये गिवन है, VGS का आपको नहीं पता। अब ये 4 जो है ये कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है VT को। तो अब आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप VT तक तो आपने ज़ीरो पे ही रखना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये पॉइंट VT वाला उससे पहले ये सारा ज़ीरो है, राइट। तो यहाँ पे VT 2 था तो ये 2 तक ज़ीरो रहा। अब ये जो इस केस में हमारे पास जो VT है वो 4 है तो ये 4 तक ज़ीरो होगा, VGS की वैल्यू 4 तक ये ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए फिर VGS लेट से 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ये हम डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते जाएंगे, हमें ID की वैल्यू मिलती जाएगी, हम उसको प्लॉट करते चले जाएंगे, और जब हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन चुकी होगी। उसके बाद ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो 4 तक ये ज़ीरो रहा, 4 के बाद 5 पे आपने एक पॉइंट ले लिया, फिर इसी 6, 7, 8 पे आप डिफरेंट पॉइंट्स लिए। तो 4-5 पॉइंट जब आप ले लेते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर ई मॉसफेट बन जाती है। मैकेनिज़्म प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही है,
सिर्फ यहाँ पर इन डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपने वर्कआउट करना है। तो पी चैनल मॉसफेट अगर हो, पी चैनल ई मॉसफेट अगर हो, तो फिर वो उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, जैसे पहले हम देखते रहे हैं डी मॉसफेट में भी और जेफेट्स में भी, कि इन तीनों चीज़ों में इन दोनों चीज़ों में एन चैनल और पी चैनल में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस वहाँ पर थे वही यहाँ पर भी होंगे। वहाँ पर सबस्ट्रेट अगर पी टाइप का था तो यहाँ पर एन टाइप का होगा पी चैनल में। फिर इस तरीके से वहाँ पे जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल से वो एन टाइप के थे, यहाँ पर पी टाइप के होंगे, वाइस वर्सा हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी पोलैरिटीज़ वोल्टेज की लगती थी वो रिवर्स हो जाएंगी, जहाँ पर प्लस था वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव, और इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी आपकी रिवर्स हो चुकी होंगी। और जब ये सारी चीज़ें रिवर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी मिरर इमेज बन जाएगी अक्रॉस दिस वाई एक्सिस, जो कि आई डी या ड्रेन करंट का एक्सिस है। और हाउएवर जो इक्वेशन 6.13 उससे लेके 6.16 तक जो हमने ड्रेन करंट की इक्वेशन देखी है या वीडीएस सेचुरेशन की डिफरेंट इक्वेशंस देखी हैं, वो तमाम की तमाम इक्वेशंस एज इट इज़ वैलिड होंगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये उसकी मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका सबस्ट्रेट एन चैनल हो गया पी की बजाय, आपके जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल हैं वो पहले एन थे तो अब पी टाइप हो चुके हैं। चैनल यहाँ पर भी मिसिंग है, कोई चैनल नहीं है, और डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेशन के बाद गेट का टर्मिनल निकाल दिया है। सबस्ट्रेट से भी एक टर्मिनल निकाला जा सकता है, बाज़ केसेस में ये सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किट होगा एंड वाइस वर्स, और बाज़ केसेस में नहीं भी होता। और अगर आप करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करते हैं, यहाँ पर ये नोट डाउन कर लें कि ये अब नेगेटिव वैल्यूज़ आती जा रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं हैं। इसी तरीके से ये जो करेक्टरिस्टिक कर्व है ये दूसरी साइड पर आ चुकी है। तो ये आपके पास एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट्स की सिंबल्स हैं। जो टर्मिनल आपका सबस्ट्रेट के साथ शॉर्टेड है वो एस है, जो दूसरा टर्मिनल है ड्रेन है, और ये गेट है। सिंबल में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो डी टाइप में ये ब्रोकन लाइन नहीं होती थी, ये सॉलिड लाइन होती थी। यहाँ पर ये ब्रोकन लाइन है और इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चैनल क्योंकि कुछ भी नहीं है और रिड्यूस होता है, लिहाजा उस चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए इस लाइन को इसने ब्रोकन लाइन के तौर पर रिप्रेजेंट किया इंस्टेड ऑफ सम सॉलिड लाइन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है कि एक डेटा शीट आपको 6.4 फिगर में बुक में गिवन है, आप उस डेटा शीट को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज है वो 3 गिवन है। तो अगर आप VGS थ्रेश होल्ड या VT की अगर बात करते हैं तो वो 3 वोल्ट हो, तो आप जो है K की वैल्यू फाइंड करें। तो अब आप उसी डेटा शीट से देख सकते हैं कि ID ऑन की वैल्यू 3 मिली एम्पियर होती है जब आपके पास VGS ऑन अप्लाई होता है। अगर 10 वोल्ट का आप VGS अप्लाई करोगे तो आपके पास जो ऑन या सेचुरेशन करंट ID करंट होगा वो 3 मिली एम्पियर होगा। तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो K कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0.06 आ गई है। तो ये हम तीसरा डिफरेंट केस देख रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रख लें कि K इज़ नॉट अ कांस्टेंट फॉर ऑल डिवाइसेस, सेम फॉर ऑल डिवाइसेस। It will change based on the device type because it depends upon the construction of the device. किसी डिवाइस से 10 वोल्ट पर फॉर एग्जांपल 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी दूसरी डिवाइस से 10 वोल्ट पर 5 मिली एम्पियर भी फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने डोपिंग फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ज़्यादा की होगी या उसका जो सबस्ट्रेट रीजन है वो थोड़ा ज़्यादा रखा होगा। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस की बेस पर ये डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड कर दी। उसके बाद इक्वेशन 6.15 जिसमें ड्रेन करंट हम फाइंड कर रहे थे अभी, तो उसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। VGS की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की, उन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास डिफरेंट ID की वैल्यूज़ आ गई, और अल्टीमेटली उनको जब प्लॉट किया तो वो इस टाइप की एक चीज़ कर्व बन गई। तो ये आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करने का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं।
नेक्स्ट इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड CMOS। CMOS स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या कंप्लीमेंट्री मॉसफेट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता यह है कि हम दो मॉसफेट्स को एक ही डिवाइस के ऊपर बना देते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो ई मॉसफेट के हिसाब से एक्सप्लेन की गई है। आप देख सकते हैं कि ये दो डिवाइसेस हैं, एक में आपके पास एन टाइप सबस्ट्रेट और दूसरे में आपके पास पी टाइप सबस्ट्रेट है, और एन टाइप के साथ आपके पी मटेरियल्स कनेक्टेड हैं फॉर ड्रेन एंड सोर्स, और ये जो एन है ये बेसिकली आपका VSS सबस्ट्रेट टर्मिनल है। तो ये एन इसलिए इसने लिखा है कि ये सबस्ट्रेट एन टाइप का है, और यहाँ पर जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो सॉरी इस डिवाइस में जो आपका सबस्ट्रेट है वो पी टाइप का है, यहाँ पर एन टाइप का है, यहाँ पर ये ग्रे में पी टाइप का सबस्ट्रेट है, और इसी पी टाइप के सबस्ट्रेट से उसका VSS टर्मिनल भी निकल रहा है, और ये दो एन टाइप के ड्रेन और सोर्स टर्मिनल्स हैं। तो इस लिहाज से ये आपके पास एक एन चैनल और एक पी चैनल ई मॉसफेट्स हैं। ई मॉसफेट इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चैनल बना है ये चैनल डिवाइस की कंस्ट्रक्शन के वक्त पर मौजूद नहीं था, बल्कि ये सप्लाई लगाने के बाद जब हम बाइजिंग करते हैं मॉसफेट की तो उसके बाद ये चैनल इंड्यूस होता है। व्हेन ऑन तो एन चैनल, व्हेन ऑन तो पी चैनल। तो ये इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। तो इस अरेंजमेंट का हमें फ़ायदा क्या होता है? इस अरेंजमेंट का हमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है, क्योंकि एक ही जगह पर तो सारी डिवाइस मौजूद है, इसलिए पावर डिसिपेशन भी इसमें कम होती है, और इसमें जो स्विचिंग स्पीड है, स्विचिंग मींस फ्रॉम ऑन टू ऑफ स्टेट या ऑफ टू ऑन स्टेट, आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग कर सकते हैं। अगर आप आगे जब सर्किट्स वगैरह देखेंगे स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इसी में आगे डिफरेंट सर्किट्स, तो हमें ये बात पता चलेगी कि हमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे मेगा हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में इन डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग स्पीड इज़ आवर रिक्वायरमेंट। तो इस टाइप के जो एडवांटेजेस हैं वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इसकी CMOS कॉन्फ़िगरेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट्स वाली कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, और इसी एप्लीकेशन की वजह से एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक डिसिप्लिन इसके लिए डिज़ाइन हो चुका है, जिसको CMOS लॉजिक डिज़ाइन कहते हैं। यू मे ऑलरेडी हैव स्टडीड और यू विल स्टडी इट इन डिफरेंट कोर्स। तो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट अब इस की एक एप्लीकेशन CMOS की आ रही है कि हम लेटेस्ट से CMOS को किस तरीके से करते हैं। तो एक इसकी एप्लीकेशन इन्वर्टर है। फॉर एग्जांपल इन्वर्टर का मतलब क्या है कि जो लॉजिक को इन्वर्ट कर रहा होता है। लॉजिक को इन्वर्ट करने का मतलब वो ये है कि आपका जो अगर इनपुट पर लॉजिकल 0 हो तो आउटपुट पर लॉजिकल 1 आ जाता है, और अगर इनपुट पर लॉजिकल 1 हो तो आउटपुट पर लॉजिकल 0 आ जाता है। जो सर्किट के काम करता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर प्रीवियसली देखा है कि देखें ये गेट है तो ये गेट इस गेट के साथ कनेक्टेड है, ये ड्रेन है तो इसके दूसरे के ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, ये सोर्स है तो ये सोर्स सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट होके एक सप्लाई पे जा रहा है, और दूसरे का जो सोर्स है वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ होके ग्राउंड पर जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि ये दोनों इन्वर्टर्स को दोनों एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट्स को किस तरीके से आपस में कनेक्ट किया गया है। ये दोनों के गेट्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक के सोर्स पर सप्लाई, दूसरे का जो सोर्स है वो ग्राउंड, जबकि दोनों के ड्रेन्स को कॉमन करके आउटपुट बना दिया है।
तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर इनपुट पे 5 वोल्ट्स प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, कीपिंग इन व्यू के 5 वोल्ट इज़ हायर देन द थ्रेशोल्ड वोल्ट, ये बात पहले से अंडरस्टूड है। तो जब हम 5 वोल्ट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई होने की वजह से एन चैनल मॉसफेट कंडक्शन फेज़ में आ चुका होगा। जब ये कंडक्शन में आएगा तो इसकी रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा लो होगी, और जब ये लो होगी तो ये 5 वोल्ट यहाँ से इसको स्विच ऑन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, और रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से ये ग्राउंड वाला पोटेंशियल ही अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट पर आपने लॉजिकल 1 अप्लाई किया है, वो लॉजिकल 1 इसको ऑन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ऑन करने के बाद जो आपकी आउटपुट वाली साइड है उस साइड पर इस ग्राउंड के साथ ये शार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत लो रेजिस्टेंस हो गई है डिवाइस के स्विच ऑन होने की वजह से। और दूसरे नंबर पे जब आप इसमें 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 0 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 वोल्ट इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होंगे, और चूँकि ये पी चैनल डिवाइस है तो ये 0 वोल्ट पर ऑन हो चुकी होगी। और जब ये ऑन होगी, यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये वाली डिवाइस ऑन होगी, इसका मतलब ये है कि इसके ड्रेन टू सोर्स जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लो। ये रेजिस्टेंस बहुत लो होने की वजह से ये जो VSS वाली सप्लाई थी वो VSS वाली सप्लाई यहाँ पर आउटपुट पर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट आउटपुट जो है वो VSS के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पर लॉजिकल 0 अप्लाई किया तो यहाँ पर आउटपुट पे लॉजिकल 1 या इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस यहाँ पे +5 वोल्ट्स अपीयर हो गया। तो इस चीज़ का जो पहला केस है वो आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, और इसी तरीके से आप दूसरे केस को भी बना सकते हैं कि पहले केस में आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑन था तो उसकी रेजिस्टेंस लो थी। अब आउटपुट को सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूट से भी देख सकते हैं, और जब आप इसको वोल्टेज डिवाइडर रूट से देखेंगे तो उस केस में आपके पास चूँकि ये रेजिस्टेंस बहुत लो है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो V0 0 हो चुका होगा। और दूसरे केस में जब यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस और यहाँ पर लो रेजिस्टेंस होगी तो आपका जो आउटपुट है ये हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ा नंबर आएगा, और नीचे भी वही नंबर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा होगा ना। R1 + R2 में से R2 लो रेजिस्टेंस होगी इन केस ऑफ 0 इनपुट। लॉजिकल 0 इनपुट देने पर यहाँ पर 0 होगा तो ये R1 और R1 आ जाएगा। V0 = VSS। R1 से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, और इस तरीके से आप इसको आउटपुट को लॉजिकल 1 या 5 वोल्ट कह सकते हैं, या इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस आप कहते हैं VSS के इक्वल है। तो सिंस द ड्रेन करंट दैट फ्लोज फॉर आइदर केस इज लिमिटेड बाय ऑफ ट्रांजिस्टर टू द लीकेज वैल्यू। अब ये देख लें कि हमारे पास जो आउटपुट वाली साइड है वो उसका जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ से 5 वोल्ट से लेके इस ग्राउंड की तरफ कंप्लीट हो रहा है। ये हमारी आउटपुट की साइड है। तो बीइंग आउटपुट साइड जो हमारे पास अगर हम देखें एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑफ है या ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, दोनों में से एक ट्रांजिस्टर एक वक्त में ऑफ ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रांजिस्टर दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट इनटू द डिवाइस होगा वो लाजमी तौर पर बहुत कम होगा, क्योंकि ये अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये ओपन सर्किट है, और अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो ये ओपन सर्किट है। तो ये जो VSS सप्लाई है उसका जो करंट है दैट वुड बी वेरी लो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में अभी जो हमने पीछे कहा था कि इन ट्रांजिस्टर में पावर डिसिपेशन कम होती है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। तो ये ट्रांजिस्टर में पावर डिसिपेशन कम होने की रीज़न क्या है कि चाहे लॉजिकल 0 से 1 करना हो या लॉजिकल 1 से 0 करना हो, इन आइदर स्टेट आपकी Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर्स में से कोई ना कोई एक ट्रांजिस्टर लाजमन 0 स्टेट पर होती है, और वो लाजमन आपकी करंट को जो VSS सप्लाई का करंट है उसको लिमिट कर रही होती है। तो ये हमारा जो है जो CMOS है इसका जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म है। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।